नमस्कार। एम्स जम्मू के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर मनीष रंजन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे सर्दी, खांसी, बुखार होना एक बहुत ही सामान्य और कॉमन प्रेजेंटेशन बीमारी है, जिसके लिए हम चिकित्सीय सलाह लेते हैं। इसी क्रम में हाल फिलहाल गत 2 महीनों में ये देखा गया, जो चाइना में एक सर्टेन ह्यूमन मेटानिमोवायरस की इन्फेक्शन का संक्रमण एक अनप्रेसिडेंटेड रूप से एक अपसर्ज सा देखा गया, जिसके कारण अनेकों भ्रांतियां फैल रही हैं। लोग इसको समझ रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसी भ्रांति फैलाई गई कि ये कोरोना वायरस को मिमिक कर रहा है। इसी क्रम में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट्स उपलब्ध हैं, जो मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। डॉक्टर प्रतीक बोवाटे मैडम, जो एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन से हैं। डॉक्टर स्मृति गुप्ता मैडम, जो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से हैं। और डॉक्टर गौरव गुप्ता, जो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन से हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल डॉक्टर प्रतीक मैम से होगा कि मैम, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या है? इसकी आप संक्षिप्त में हमें जानकारी दें, और क्या हमें इस वायरस के से चिंता करने की हमें भारतवर्ष में ज़रूरत है इस वक्त? जी, नमस्कार। ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये कोई नया वायरस है नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ। ये वायरस 2001 से ही हमें इसके बारे में जानकारी है और इसकी वजह से डिज़ीज़ हो रहे हैं वर्ल्ड में और इंडिया में भी। तो जो ये बोला जा रहा है कि ये कोरोना वायरस जैसा इन्फेक्शन है, वो वैसा नहीं है। कोरोना वायरस एक नोवेल वायरस था, बट एचएमपीवी जो है वो पुराना ही वायरस है, जो कि अभी देखने में आ रहा है कि ज़्यादा उसके इन्फेक्शन हो रहे हैं। बट इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी कई केसेस इसके निकल के आए हैं कुछ स्टेट्स में, जैसे कि गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में। बट इसमें डरने वाली जैसे कोई बात है नहीं, क्योंकि ये जनरली जो ये वायरस है इसके माइल्ड इन्फेक्शन ही होता है, सीवियर इन्फेक्शन इसका बहुत ही कम होता है। तो इसके लिए हमने घबराने जैसी कोई बात नहीं है, बट हमने थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि अगर ऐसे कोई फीवर, कफ, कोल्ड वाले सिम्टम्स घर में होते हैं किसी को, तो हमने अस्पताल में जाके उसका चेकअप हम करवा सकते हैं। दूसरी एक चीज़, जो ये बीमारी कैसे फैलती है उसके बारे में हमने पता होना चाहिए। जो सारे रेस्पिरेटरी इलनेसेस होते हैं, जो कि खाँसी, सर्दी या फिर बात करने से फैलते हैं, उसी तरीके से ये बीमारी भी फैलती है। साथ ही साथ अगर जो बीमार आदमी है उसके हम टॉवेल या उसके शेयरिंग ऑफ खाना या कपड़े या फिर बर्तन हम शेयर करते हैं, उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। तो इससे घबराने वाला अभी तो कोई सिचुएशन है नहीं इंडिया में, बट वही है कि वी शुड बी अलर्ट इनफ कि अगर ऐसा कोई कंडीशन घर में होता है किसी को, तो वी गो टू द डॉक्टर एंड गेट आवरसेल्फ चेक्ड। थैंक मेरा अगला सवाल डॉक्टर स्मृति मैम से है। मैम, प्राइमरली बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा इस वायरस से अफेक्ट होते हैं। इनमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी, नमस्कार। ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस है, ये उसी तरीके के इसके लक्षण होते हैं जैसे बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस के होते हैं। और सबसे ज़्यादा ये 5 साल से छोटे बच्चों को अफ़ेक्ट करता है। तो जो मुख्यतः इसके लक्षण हैं, जैसे हम देखते हैं जो कॉमनली बुखार आना, सर्दी होना, खाँसी, गले में दर्द, ये सब इसके कॉमन लक्षण होते हैं। कुछ रिस्क ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं या जो बच्चे 1 साल से कम हैं, जिनको पहले से ही कुछ हार्ट की, लंग की बीमारियाँ जैसे अस्थमा है, और जो जिनको कैंसर की बीमारी है, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं इनसे, और उनमें ज़्यादा सीवियर बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो उन सीवियर जो बीमारी होती है उसके लक्षण में जैसे ज़्यादा साँस का ज़्यादा होना या कुछ आवाज़ें आना, जैसे सीटी जैसी आवाज़ें, जिसे वीज़िंग कहते हैं। तो ये सब लक्षण कॉमनली हम ह्यूमन मेटानिमोवायरस से देखते हैं। जी। डॉक्टर गौरव, एडल्ट्स में क्या ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस की प्रेजेंटेशन किसी प्रकार से अलग है, जैसा कि मैम ने बताया? और दूसरा, वैसे मरीज जो लॉन्ग क्रॉनिक इलनेसेस के शिकार हैं, कोई रेस्पिरेटरी और डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम के मरीज हैं, क्या उनमें कोई समस्या अलग प्रेजेंटेशन है? नमस्कार।
जैसे कि ये सर्दियों का मौसम जब स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर से टिल द मार्च, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारी ओपीडीज़ में 10 टू 20% पेशेंट्स का अपसर्ज होता है जिनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्पटम्स होते हैं, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, सोर थ्रोट हो गया और बुखार हो गया। तो ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस होती है। बट जो पेशेंट्स जिनको स्ट्रक्चरल लंग डिजीज़ है, जैसे सीओपीडी हो गया, जो स्मोकर्स हैं, जिनको एस्थमा है, इनमें रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस इलनेसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हम इन सारे पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं उन्हें बोलते हैं टाइम से लीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पास आइए। और इन्हीं पेशेंट्स में चांसेस होता है कि ये सीवियर इन्फेक्शन डेवलप हो। दूसरा, जो पेशेंट्स ओल्ड एज हैं, जैसे कि 65 ईयर्स के ऊपर हैं, उनके अंदर भी थोड़ा रिस्क ऑफ सीवियर इन्फेक्शंस और हॉस्पिटलाइजेशन, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, वो थोड़ी ज़्यादा है। प्लस जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी जो ले रहे हैं, मैलिग्नेंसीज़ हैं, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, और अगर कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर ऐसे रेस्पिरेटरी वायरसेस ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं और सीवियर निमोनिया कॉज़ कर सकते हैं। तो हम हमारे पेशेंट्स, जो हमारे फ़ॉलो-अप पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि सीओपीडी, जैसे आपने कहा एस्मा, तो इन्हें कहते हैं अगर आपको दिक्कत है, तो जो आप साँस लेने में दिक्कत, तो फिर हमारे पास आप तुरंत ही आइए, और फिर हम उनको एडमिट करके, फिर उन्हें आइसोलेट करके, फिर उनको उनका इलाज करते हैं। तो फिर जो ये हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, फिर उनकी टेस्टिंग की जाती है। जी। और टेस्टिंग की बात आई है, तो उससे रिलेटेड मैं ये बताना चाहूँगा कि आरटी-पीसीआर ऑफ नेज़ल सैंपल, चाहे वो नेज़ोफेरेंजियल स्वैब हो या स्पूटम सैंपल्स के भी आरटी-पीसीआर करने पे हम जो अनेकों वायरसेस जो सिमिलर इलनेसेस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस कॉज़ करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन मेटानिमोवायरस, इसकी हम जाँच चंद घंटों में रिपोर्ट पा सकते हैं। ये एक मॉडलिटी हमारे पास वेरी रेडिली अवेलेबल है पोस्ट कोविड एरा। कमिंग ऑन टू मैम, प्रतीक मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि की प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी कम्युनिटी लेवल पे हमारे श्रोतागण जानना चाहेंगे कि वो क्या ऐसा कदम उठाएं जिससे इस बीमारी का बचाव हो सके। जी, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है कि जिसको हम रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एटिकेट कहते हैं, वो हमने करना चाहिए। उसके उसमें क्या करते हैं कि अगर किसी को खाँसी या फिर छींक ज़्यादा आ रही है, तो उस समय हमने नाक और मुँह को टिश्यू पेपर से ढकना चाहिए, और वो टिश्यू फिर बाद में हमने डिस्पोज़ ऑफ भी करना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद हमने तुरंत हाथ धोने हैं साबुन या पानी से। साबुन और पानी से कम हमने 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। और अगर पानी या साबुन अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो है, उससे भी हम हैंड रब कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इन्फेक्शन रोकने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है। दूसरा जो है कि जो क्राउडेड प्लेसेस है या मार्केट एरिया है, उसमें जितना हो सके हमने जाना अवॉइड करना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल हमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ काम है तो ही जाए, अदरवाइज़ अवॉइड करें। दूसरा, अगर घर में कोई सिक पर्सन है, तो उसकी देखभाल, अगर किसी एक ही पर्सन अगर उसकी देखभाल करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसने फिर मास्क और ग्लव्स पहन के ही उसकी जो सिक पर्सन है उसकी देखभाल करनी चाहिए, सो दैट द ट्रांसमिशन इज मतलब इट इज़ नॉट स्प्रेड। एक जो है उसमें कुछ डोंट्स भी है कि अगर हमारे ज़रूरत नहीं है तो हमने जो हैंड वॉश नहीं है उससे आँख में या फेस में ज़्यादा टच करना नहीं चाहिए। खुद से अपने आप से कोई दवाई भी हमने खानी नहीं चाहिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये बीमारी अभी काफ़ी न्यूज़ में चर्चित रह चुकी है, तो इसके ऊपर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। तो ये रूमर्स हमने नहीं सुन के, जो रिलायबल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ रही है, उसको ही हमने सुनना चाहिए, और मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक हमने खुद भी क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिक है कुछ चीज़ें जो हमने ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू मैम। डॉक्टर गौरव, जैसा मैम ने बताया कि सारी बचाव करने के बावजूद भी अगर ये संक्रमण होता है और मरीज पहुंचते हैं, सो इलाज क्या है इसका? देखिए, हम ब्रॉडली हमारे पेशेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेशेंट्स जो हेल्दी पेशेंट्स हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, और अगर इनको कुछ सर्दी जैसे लक्षण होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो वो घर पे रह के ही अपना स्टीम इनहेलेशन और थोड़ा बहुत घर के ही नुस्खों से अपना इलाज कर सकते हैं। बट जो पेशेंट हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, जिनको सीके जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, वो हाई रिस्क पेशेंट हैं, उन्हें ही डॉक्टर के पास आना चाहिए अपफ्रंट कि मुझे ये पहले से बीमारी है और अब मुझे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। और दूसरे वो पेशेंट्स जो हेल्दी हैं, बट और या ये हाई रिस्क फैक्टर है, जिनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, सैचुरेशन कम हो रहा है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो वो आए हमारे पास। तो ब्रॉडली जो है वो ट्रीटमेंट तो कंजर्वेटिव ही है अभी, इसमें कोई एंटीवायरल वैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। पेशेंट्स आते हैं, हम उनको सिम्प्टोमेटिकली ही मैनेज करते हैं।
तो इसमें कोई अभी एडवाइस नहीं है और कोई अप्रूव्ड ड्रग भी नहीं है, और अपफ्रंट हमें इसके अंदर एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको अपने आप से लेना है और इनिशियली लेने की कोई ज़रूरत नहीं। जी, थैंक यू। स्मृति मैम, क्या बच्चों के इस मैनेजमेंट में सपोज बच्चे, जैसा आपने बताया कि 5 साल से तक में ऑलमोस्ट हर बच्चा इन्फेक्ट हो चुका होता है इस वायरस से, सो क्या कोई स्पेसिफिक चैलेंज है इनको, स्पेशली जो इन्फेंट्स हैं, हमारे 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि माँ-बाप बहुत जल्दी परेशान होते हैं, तो वो जानना चाहेंगे हमारे श्रोतागण कि क्या करना चाहिए वैसे केस में? देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं, उनके साँस की नलियाँ वैसे ही छोटी होती हैं और दूसरा उनका जो लंग कैपेसिटी होता है वो भी कम होता है। तो इसलिए उनमें चांसेस होते हैं कि साँस में जो साँस लेने की रफ़्तार और डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग जो होती है वो उनमें ज़्यादा बढ़ जाती है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वो बच्चे ज़्यादा सीवियर इलनेस होने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर जैसे उन बच्चों को अगर ऐसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर होता है, तो घर पे पेरेंट्स उनको मॉनिटर करते रहें कि उनकी साँस लेने में कोई दिक्कत बढ़ रही है या फिर कुछ आवाज़ें आ रही हैं साँस लेने में, उन्होंने खाना-पीना कम कर दिया है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो तुरंत चिकित्सीय सलाह लें अपने नज़दीकी अस्पताल में। और अगर ऐसे बच्चे कभी और इन बच्चों को हॉस्पिटलाइज़ भी करना पड़ता है क्योंकि इनकी साँस लेने में दिक्कत अगर बढ़ जाती है, तो उन कंडीशन में हमें कन जैसे सर ने बताया वैसे हमें कंज़र्वेटिव ही ट्रीटमेंट करना है, उनका रेस्पिरेटरी सपोर्ट ठीक तरीके से मिलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ़ ऑक्सीजन देने से या थोड़ा बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने से उसी से ही इम्प्रूव हो जाते हैं। बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे होते हैं जिनको वेंटिलेटर या उस तरीके की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम उनको अस्पताल में भी ठीक तरीके से ये कंज़र्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे और सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट देंगे तो ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। जी, थैंक यू मैम। और मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा कि टेस्टिंग जो है, अगेन एम्फसाइजिंग, वो बहुत ज़रूरी है। और आज के डेट में जब हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हो, सो आरटी-पीसीआर में भी बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट्स आए हैं जिनमें आप एक सिंगल सैंपल, मरीज को बार-बार परेशान नहीं होना होगा। एक सिंगल सैंपल के थ्रू, सिंड्रोमिक पैनल टेस्टिंग के थ्रू, आप एज़ मच एज़ 24 अलग वायरसेस और बैक्टीरियल पैथोजन जो सिमिलर इलनेसेस कॉज कर रहे हैं, सेम प्रेजेंटेशन के साथ को आप बहुत कम समय में डायग्नोज कर सकते हैं। प्रतीक मैम, कमिंग ओवर टू यू, ऐसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना और डिजिटल मीडिया और बाकी अन्य प्रकार से जनता तक सही संदेश जा सके, भ्रांति ना फैले, इसमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का क्या रोल है और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस रोकने के लिए, जिसका एचएमपीवी भी एक पार्ट है, ह्यूमन मेटानिमोवायरस? जी, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सो दैट कि लोगों में जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें प्राप्त हो और वो रूमर्स की तरफ जितना हो सके उतना ध्यान ना दें। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या-क्या है वो हमने ध्यान में रखने चाहिए। जो बेसिक डूज़ एंड डोंट्स है इसके कि रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स हमने पालने हैं और डोंट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए। हमने जो शेयरिंग ऑफ यूटेंसिल्स है या फिर शेयरिंग ऑफ टॉवेल्स है एक दूसरे के, घर में भी वो हमने नहीं करना चाहिए ताकि एक दूसरे से इन्फेक्शन फैले ना घर में भी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें एट प्रेज़ेंट घबराने वाली इसमें कोई बात है नहीं इंडिया में एज़ सच। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाकी देशों की न्यूज़ या कुछ ये देख के हमारे यहाँ पे पब्लिक ने पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से वही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन का। जी। प्रिपरेशंस की अगर हम फिर भी वो करें, सो अस्पतालों को अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए डॉक्टर गौरव, टू कंट्रोल द इन्फेक्शन? देखा जाए तो जैसे एम्स जम्मू की अगर मैं बात करूं तो हम लोग जैसे हमारे वार्ड्स प्रिपेयर्ड हैं, हमारी ओपीडी में हमने डिस्प्ले कर रखा है कि अगर कोई पेशेंट्स को अब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है तो वो हमें अपफ्रंटली उसको मास्क देते हैं और पेशेंट्स अपफ्रंटली एडवाइस करते हैं कि आपकी अगर आपको भी है तो आपके घर में किसी को ना हो तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए, और ये हमने स्टेप्स ले रखे हैं। और दूसरी बात है कि हमने हमारे वार्ड्स को भी इस प्रकार से प्रिपेयर कर रखा है कि कभी अगर अपसर्ज हो केसेस में तो हम उनको एडिक्वेटली टैकल कर सकें। नो, थैंक यू। स्मृति मैम,
एक बार हमारे श्रोतागण के लिए, क्योंकि बच्चों की जब कोई बीमारी होती है तो उसको माँ-बाप काफ़ी चिंतित होते हैं। सो वार्निंग साइन्स क्या हैं जब उनको किसी भी ऐसी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए जब वो चिकित्सीय सलाह लेने आए? देखिए, जो इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस मोस्टली तो माइल्ड ही होती है, लेकिन तभी भी कुछ साइन्स ऐसे होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब उन्हें बच्चे को तुरंत नज़दीकी अस्पताल लेके जाना चाहिए। जैसे अगर बुखार जो है वो रह रहा है और दवाई को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या साँस लेने में दिक्कत बढ़ गई है, वीज़िंग हो रही है बच्चे को, डिहाइड्रेशन हो रहा है, क्योंकि जब तेज़ साँस लेता है बच्चा तो डिहाइड्रेशन के साइंस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चे को मुँह सूख रहा है या पेशाब कम कर रहा है। उसके अलावा अगर बच्चा खा-पी ठीक से नहीं रहा है या फिर सुस्त पड़ गया है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, तो ये सब वार्निंग साइंस हैं जिनका पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा कुछ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जिनको जैसे सांस की पहले से बीमारी चल रही है, जैसे अस्थमा या सीओपीडी, किसी को हार्ट की बीमारी है, स्पेशली कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ेज़ जो हैं बच्चों को, या फिर प्री मैच्योर बेबीज़ हैं, और स्पेशली जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उन सबको बिल्कुल क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए। कभी भी उनमें कुछ दिक्कत उनको पेरेंट्स को लगती है तो तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। पर इन ये जैसे हम सब ने डिस्कस किया कि इतना ज़्यादा अभी ह्यूमन मेटानिमो वायरस के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। जैसे हम बाकी रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ के लिए मॉनिटर करते हैं और उन सब के सिम्पटम्स होते हैं, वैसे ही ये वायरस भी है। तो यही हम बताना चाहते हैं कि पेरेंट्स भी इसके लिए ज़्यादा पैनिक ना करें। ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद मैम। सो की टेक अवेज जो मूलतः हमें ध्यान रखने की बात है कि हमें मिथ्स और भ्रमित नहीं होना है, सही जानकारी लेनी है। कोई बीमार हो तो आप चिकित्सीय सलाह ज़रूर लें। मास्क का, जैसा मैम ने बताया, मास्क का यूज़ करें, कफ एटिकेट्स का पालन करें, नियमित तौर पे अपने हाथ को अपने घर में प्रेरित करें। बड़े बुजुर्ग सभी बच्चे जो अपने हैंड वॉशिंग का पालन बहुत अच्छे से करें। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी इलनेसेस कैन बी कंट्रोल्ड, रोकी जा सकती हैं, जिसका ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी एक पार्ट है। इसी के साथ आप सभी पैनलिस्ट्स का मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।